हाँ जी गाइस, क्या हाल है। तो क्वेश्चन 3 है वेरिएंट 2 का, जून 2021। अच्छा, इसमें किसने बैलेंस शीट बनाई हुई है और इसने बैलेंस शीट में ना चीजें उल्टी पुल्टी डाली हुई है। जैसे अगर आप देखो तो इन्होंने ये अदर पेबल्स डाले हुए करंट एसेट्स में, तो ऐसे थोड़ी करते हैं, ये तो नीचे आने चाहिए ना, और अदर रिसीवेबल ऊपर जाने चाहिए। इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो माइनस होना चाहिए आपके रिसीवेबल से, है ना। उसने नीचे पता नहीं करंट लायबिलिटीज में डाला है। तो कह रहे इस एसओएफपी में कुछ एरर्स हैं, और उसके अलावा भी इन्होंने 4 गलतियां करी हैं, ठीक है। और हमें पहले इसके नेट प्रॉफिट को ठीक करना है। ये नेट प्रॉफिट देख रहे हो, ये इसको ठीक करना है। तो एक बड़ी जरूरी बात आपने याद रखनी है, वो ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का ना प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यू होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, क्योंकि बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री ना कॉस्ट से माइनस होती है। जब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा करते हो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है। तो इन्वेंट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रॉफिट। अगर इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इन्वेंट्री कम करोगे तो प्रॉफिट कम आएगा। तो अभी हमने इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू किया है, सही है, हमने इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू किया है। तो दैट मीन हम इन्वेंट्री को जब कम करेंगे ना, यहाँ से बेसिकली इस इन्वेंट्री को वो कह रहा है कम कर दो, तो आपको यहाँ नीचे से प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा। एज एन आपको इस पार्ट में जो प्रॉफिट को करेक्ट करना है बेटा, तो जो आपको प्रॉफिट बिफोर एरर्स दिया हुआ है एग्जामिनर ने, इसने हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर एरर्स, और वो इन्होंने हमें दिया है कितना 11270। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें पहली चीज हमें ये करनी होगी कि जो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है वो माइनस करना होगा, क्योंकि इन्वेंट्री ओवर वैल्यू करने से प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू होता है। अच्छा, दूसरा एरर इन्होंने ये किया है बेटा कि इन्होंने रेंट रिसीवेबल, जो मतलब अदर रिसीवेबल था, उसको अदर पेएबल में डाल दिया। तो वो तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह ड्राइंग्स को भी अंडरस्टेट किया हुआ है, तो ड्राइंग्स को हम बढ़ा देंगे, उसका भी प्रॉफिट से ताल्लुक नहीं है, सही है। मगर ये एडजस्टमेंट बहुत मजे की है। उसने बोला डेप्रिसिएशन जो है ना, वो गलती से हमने स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर दी है, करनी रिड्यूसिंग बैलेंस पे थी। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है ना, वो आपने इस पे कर दी है, जो कॉस्ट है। तो अगर आप कॉस्ट का 20% लेते हैं तो वो तो आता है 13,000। तो हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है वो 13,000 करी है, बट करनी हमें नेट बुक वैल्यू पे चाहिए थी। अब इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं, वो बोलते हैं करनी इस पे चाहिए थी और इसका 20% ले लेते हैं, बट दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये एक एसओएफपी है। तो आपकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसओएफपी में दी हुई है ना, ये वाली, ये 13,000 के बाद है, क्योंकि ये तो टोटल डेप्रिसिएशन है और हमने इस साल की डेप्रिसिएशन 13,000 चार्ज कर दी गलती से। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमारी नेट बुक वैल्यू स्टार्ट में कितनी थी। जब साल स्टार्ट हुआ था तो हमारी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, मेरे ख्याल से 47,000 होगी, क्योंकि देखो कॉस्ट तो 65 ही थी, बट स्टार्ट में अगर ये 13,000 इस 31,000 में ना गया होता तो हमारी डेप्रिसिएशन होती 18,000। तो दैट मीन्स हमारी नेट बुक वैल्यू साल के शुरू में 47,000 थी, इस पे 20% लगना चाहिए था। मतलब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 9,400, लेकिन हमने चार्ज 13,000 कर दी। तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे एक तो एसेट की नेट बुक वैल्यू कम हो गई, बिकॉज एसेट की नेट बुक वैल्यू होनी चाहिए 47,000 माइनस 9,400, एज इन ये ये 3,600 से ज्यादा गिर गई है। और आपका प्रॉफिट भी 3,600 से ज्यादा गिर गया है, क्योंकि आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। 3,600 इज द डिफरेंस बिटवीन 13,000 एंड 9,400। तो एक तो मुझे 3,600 अपने प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, जो हमने ओवर स्टेट करी है, और ये मेरा नया प्रॉफिट आ जाएगा जो आप लोग मुझे बता सकते हो कि मेरा नया प्रॉफिट जो है वो होगा 14,360। और वो कह रहे हैं मेक द करेक्टेड बैलेंस शीट। तो व्हेन यू मेक द करेक्टेड बैलेंस शीट, आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, सही है, उनमें एक तो उनकी कॉस्ट है ना, अगर मैं इसी लेआउट में बनाऊं जैसे इसने बनाई हुई है, तो उनकी कॉस्ट तो 65,000, मगर उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रही है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट विल नॉट बी 31 anymore, because that should be 18, सॉरी हाँ 18 प्लस 9,400, क्योंकि या इसको 3,600 से कम कर दो, क्योंकि अब आपकी डेप्रिसिएशन 3,600 से कम हो गई है। तो दिस वुड बी 27,400। तो आपकी नेटवर्क वैल्यू अब 37,600 है। जो करंट एसेट्स हैं उनमें हम इन्वेंट्री को लिखेंगे 16,880,
ट्रेड रिसीवेबल्स में से अगर हम प्रोविजन माइनस कर दें तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स 14,800 है, और प्रोविजन जो उसने गलती से लायबिलिटी में डाल दिया पागल ने, लेकिन वो एसेट से माइनस होना चाहिए था, तो 480 यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ दिखा दिया होगा शायद मार्क्स स्कीम में। अदर रिसीवेबल में से भी हमें 220 इसमें ऐड करना है। अदर रिसीवेबल में असली अदर रिसीवेबल ये है, इसमें 220 ऐड करना है, इसमें से 220 माइनस करना है, क्योंकि वो गलती से चला गया था उसमें। तो ये 710 बनता है। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो दिस वुड बी 31910 एंड दिस वुड बी 69510। ये आपके टोटल एसेट्स है। Now they should be equal to your capital and liabilities. तो हमारा कैपिटल एट स्टार्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 56950, सॉरी 56950। फिर प्रॉफिट जो है वो आप करेक्ट वाला जो आपने यहाँ पे करेक्ट किया है वो आप ऐड करोगे, और ड्राइंग्स भी करेक्ट वाली, क्योंकि उसने ड्राइंग अंडरस्टेट कर दी थी शायद, और ड्राइंग्स कैश ड्राइंग्स अंडरस्टेट करी होंगी। गुड्स वाली ड्राइंग्स अगर अंडरस्टेट करता ना फिर प्रॉफिट पे फर्क पड़ता, क्योंकि वो परचेजेस को अफेक्ट करती है, बट ये तो नॉर्मल ड्राइंग्स हैं। तो 586 आपको इसकी ड्राइंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, मतलब इसकी ड्राइंग हो जाएंगी 19030, एंड दिस वुड गिव यू हिज कैपिटल व्हिच इज 52280। अच्छा, फिर करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है। इवन तो आपको बैलेंस शीट पे नॉन करंट लायबिलिटीज दिख रही होगी, मगर बेटा ये आप 30 दिसंबर 2020 पे अगर हो और आपका लोन अगर मार्च 2021 पे रीपेबल हो, इसका मतलब है भाई 3 महीने रह गए सिर्फ लोन पे करने में। तो इट्स नॉट अ नॉन करंट लायबिलिटी, इट्स अ करंट लायबिलिटी। तो आपको यहाँ पे लोन दिखाना होगा एक 4900 का, फिर आपको आपके ट्रेड पेबल्स दिखाने होंगे जो दिए हुए सवाल में 11360। अदर पेबल्स में से 220 माइनस करना है, क्योंकि वो अदर रिसीवेबल था असली में। और आई थिंक बैंक ओवरड्राफ्ट भी उन्होंने हमें दिया हुआ है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट है 490, जो उसने लिखा है एसेट में पागल ने, क्योंकि प्रेजेंटेशन एरर्स नहीं है। तो अब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 69510 ही आएगा, इससे हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने सही किया। ठीक है, 3 ऐसे एरर्स बताओ which do not affect the balancing of the ट्रायल बैलेंस। तो कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन, कंप्लीट रिवर्सल, ओरिजिनल एंट्री, कॉम्पनसेटिंग, इतने सारे हैं। ठीक है बॉस, चले ओके।